गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है, ये बुक जो है आपकी, उसमें से चैप्टर नंबर 2 संघवाद स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था? सत्ता का बंटवारा। समर ब्रेक से पहले हमने ये चैप्टर कर लिया था और उसमें हमने 2 एग्ज़ाम्पल्स पढ़े थे कि किस तरीके से सरकारों के अंदर पावर शेयर की जाती है, जिसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका का एग्ज़ाम्पल पढ़ा था। वहाँ पर हमने देखा था कि बेल्जियम ने बड़ी सूझबूझ से सत्ता का बंटवारा करके, पावर को शेयर करके, यानी कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को जब पावर दी तो वहाँ जो उनको समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं को उन्होंने बड़े आसानी से हल कर लिया। और दूसरी साइड हमने श्रीलंका का एग्ज़ाम्पल पढ़ा था। तो श्रीलंका में भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो तमिल और सिंहली लोग थे, उनके झगड़े को हमने पढ़ा। लेकिन श्रीलंका ने केंद्र सरकार की जो पावर्स थी, यानी कि वहाँ पर जो बहुसंख्यक लोग थे, उन्होंने अपनी पावर को बांटा नहीं और उनकी समस्या एज इट इज़ रही। श्रीलंका में आज भी जो अशांति का माहौल है, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो सत्ता का बंटवारा है, ऊर्ध्वाधर बंटवारा, जो भी स्तरों के बीच में होता है, यानी कि सरकार के 3 स्तर हैं। सबसे पहला स्तर है केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र ने पावर दे दी राज्य सरकार को, ओके। और अब ये तीसरे स्तर की सरकार भी बन गई है स्थानीय सरकार, ठीक है, स्थानीय सरकार, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं इसे। तो राज्यों से कुछ जो पावर है स्थानीय सरकारों को दी गई। इस पावर शेयरिंग का मेन मोटिव क्या है कि छोटे से छोटे स्तर पर सत्ता को बांटकर लोगों के जो कार्य हैं, जो सामाजिक कार्य हैं, लोगों की जो समस्या हैं, उनको आसानी से सुना जाए और उनकी समस्याओं को हल किया जाए। इसलिए केंद्र से जो पावर है वो 2 स्तर की सरकारों में बांटी जाती है। इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर बंटवारा। तो इस चैप्टर के अंदर हम इसी सिस्टम को पढ़ेंगे, संघवाद को, और संघवाद के सिद्धांत, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो है स्थानीय शासन, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा संघवाद क्या है। संघवाद को समझने से पहले हमें जो फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल्स है बेल्जियम, श्रीलंका, उनके जो डिफरेंसेस थे पावर शेयर को लेकर, उनके बारे में एक बार फिर डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि पावर शेयर कितनी इम्पोर्टेंट हैं अगर हम अपनी कंट्री के अंदर पीस चाहते हैं। लोगों के वेलफेयर के लिए हमें ये लोकतंत्र की सफलता के लिए कदम उठाना पड़ेगा। तो जिन देशों में ये संघवाद होता है, ठीक है, तो उनमें उन्हें संघीय सरकारें कहते हैं। और जिन देशों में केंद्र सरकार अपनी सत्ता को, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, शेयर नहीं करती, वहाँ पर जो सिस्टम है उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। तो बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया था। बेल्जियम ने बड़ी समझदारी से, सूझबूझ से तीसरे स्तर की सरकार बनाई, सामुदायिक सरकार, ठीक है, उनको पावर दे दी और वो क्षेत्रीय स्तर पर अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने का उनको अधिकार मिल गया। समस्या हल हो गई और बेल्जियम में जो लोकतंत्र था वो सफल हो गया। बट श्रीलंका के अंदर क्या हुआ? श्रीलंका में केंद्र सरकार ने अपनी सत्ता को बंटवारा नहीं किया और वहाँ पर जो समस्याएं थी वो सॉल्व नहीं हुई। तमिल और सिंहली, उनमें आपसी टकराव रहता है और जिसकी वजह से वहाँ पर अशांति का जो है माहौल रहता है। तो जिस व्यवस्था में सरकार, अपनी जो केंद्र सरकार है, वो पावर को शेयर नहीं करती, तो उसे क्या कहते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था। बेल्जियम ने एकात्मक शासन व्यवस्था की जगह किस व्यवस्था को अपनाया?
संघीय शासन प्रणाली को। ठीक है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार रहते हैं। और श्रीलंका में जो तमिल नेता थे वो क्या चाहते थे कि संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, यानी कि केंद्र सरकार अपनी पावर को प्रांतीय सरकारों के साथ शेयर करे। तो संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास ही रहती है, लेकिन उसके अंडर जो छोटे यूनिट हैं यानी राज्य सरकारें हैं या स्थानीय सरकारें हैं, उसमें सत्ता बांट दी जाती है। यूजली क्या देखा जाता है कि संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकार होती है। तीसरे स्तर की सरकार 1992 में भारत में बनी थी, लेकिन उससे पहले 2 स्तर की सरकारें थी। ठीक है, एक सरकार होती है पूरे देश के लिए, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के जो विषय होते हैं उनके ऊपर काम करना, उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास। और दूसरा जो है राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं, जो राज्य की, ठीक है, शासन व्यवस्था को संभालती हैं। जो भी राज्य के कार्य हैं, ठीक है, या जो उनके लिए कानून है या जो लोगों को अधिकार हैं, उन सब के ऊपर जो कार्य जो है कौन करता है, राज्य सरकार। राज्य सरकार को पावर कहाँ से मिली, केंद्र सरकार से। तो सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है। तो सिस्टम क्या रहता है, इसमें एक दूसरे के लिए वो लाइबल हैं, जिम्मेदार हैं, बट उनको क्या अधिकार मिल गया है कि वो अपने एरिया में रहकर, अपने क्षेत्राधिकार में रहकर कानून बना सकती हैं, लोगों के लिए वो काम कर सकती हैं, डिसीजंस ले सकती हैं। तो इसे कहते हैं संघीय व्यवस्था, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ पावर्स दे देती है। इसका क्या मतलब हुआ कि संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से बिल्कुल उल्ट है। संघ में पावर शेयर होती है और एकात्मक शासन व्यवस्था में पावर को शेयर नहीं किया जाता। इसमें शासन का एक ही स्तर होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, शासन का एक ही स्तर होता है, यानी केंद्र सरकार और बाकी जो इकाइयां हैं वो उसके अधीन रहकर काम करती हैं। केंद्र सरकार प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। ये इसकी फीचर्स आएंगी। संघीय व्यवस्था क्या होती है, एकात्मक व्यवस्था क्या होती है। तो एकात्मक व्यवस्था में क्या रहता है कि शासन का एक ही स्तर होता है, यानी कि केंद्र सरकार, और जो बाकी इकाइयां हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होकर काम करती हैं। और केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश भी दे सकती है। पर संघीय व्यवस्था में इससे उल्ट होता है। संघीय व्यवस्था में क्या रहता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि राज्यों को अलग से पावर मिली होती हैं। राज्य सरकारों के पास क्या होती हैं, अपनी शक्तियाँ होती हैं, इसलिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। यानी राज्य सरकारों के पास जो भी क्षेत्राधिकार हैं उनके काम और उनके प्रति कोई जवाबदेही केंद्र सरकार के लिए नहीं होती। ये दोनों सरकारें क्या करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, अपने अपने लेवल पर काम करती हैं, ठीक है, और लोगों के लिए जवाबदेह होती हैं। यानी राज्य सरकार जो है वो अगर कोई कार्य करती है तो राज्य के लोगों के लिए जिम्मेदार है वो, तो वो राज्य के लोगों को जवाबदेह है, यानी कि जवाब देती है अपने कार्यों के लिए। और केंद्र सरकार देश के प्रति जवाबदेह रहती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, संघीय व्यवस्था में जो विशेषताएं हैं संघीय व्यवस्था की उनका वर्णन करें। तो 5 पॉइंट्स इसमें से हमने लर्न करने हैं। संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य फीचर्स क्या हैं, उससे पहले हम मैप में देखते हैं। वर्ल्ड का मैप है, जो भी रेड कलर है वो वर्ल्ड के अंदर किस व्यवस्था को फॉलो करता है, संघीय राजनीतिक व्यवस्था को। नोट कर सकते हो आप, देखो इसमें भारत भी दिखा रखा है, रूस दिखा रखा है
ओके, ऑस्ट्रेलिया दिखा रखा है, ब्राज़ील है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया। तो इन देशों ने किस व्यवस्था को अपनाया हुआ है? संघीय शासन व्यवस्था को। तो दुनिया में 193 देशों में केवल 25 देशों के अंदर संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं और इस मानचित्र में हम इनको ढूंढ सकते हैं। तो यानी कि वर्ल्ड के अंदर जो 193 कंट्रीज़ हैं उनमें से सिर्फ जो 25 कंट्रीज़ हैं वो फॉलो कर रहे हैं फेडरलिज्म सिस्टम को। ठीक है, तो बहुत कम जो जनसंख्या 40% जनसंख्या है जिनको पूरे राइट्स मिले हुए हैं और वो लोकतंत्र को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे केंद्र सरकार की संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पुट किया जाता है यहाँ से। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। पहला जो है विशेषता इसकी क्या है, इसमें सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरे स्तर की सरकार क्या है? स्थानीय सरकार। सेकंड विशेषता क्या है इसकी? अलग अलग स्तर की सरकारें। ठीक है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो ये क्या हो गई? अलग अलग स्तर की सरकारें हैं और एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। यानी ये एक कंट्री है, इंडिया लगा लो, तो इसमें केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और तीसरे स्तर की सरकार जो है स्थानीय सरकार भी है। यानी देश तो एक है ना, देश में जितने भी नागरिक हैं उनके ऊपर कौन सी सरकार जो है रूल कर रही है? संघीय सरकार। ठीक है, सरकार चुनी जाती है और जो केंद्र सरकार में जो है प्रतिनिधि या नेता आते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपनी पावर को बांटना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो स्तर अलग अलग होते हैं लेकिन जो नागरिक समूह है वो सेम रहता है। और क्या करते हैं? कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्राधिकार होता है। यानी सरकारें अलग अलग हैं, नागरिक सेम हैं और अलग अलग सरकारों को अपने क्षेत्राधिकार में जो अधिकार क्षेत्र है, केंद्र सरकार को पास क्या है? पूरा देश। राज्य सरकार के पास क्या है? एक राज्य, यानी वो उसी राज्य के अंदर रहकर ही कानून बना सकती है। जैसे पंजाब और हरियाणा का अगर एग्जांपल लेते हैं तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपना सिस्टम चलाएगी, अपनी फैसिलिटी, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग काम करेगी, और जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो हरियाणा के अंदर ही रहकर क्या बनाएगी? कानून बनाएगी और उसी राज्य के लोगों से कर वसूल करने का जो भी उनका सिस्टम रहेगा। तो ये इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों स्टेट जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने तरीके से अपने राज्य के कार्यों को कर सकते हैं। तो ये जो राज्य है ये इनका एक अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। यानी केंद्र सरकार को कौन से महत्वपूर्ण विषय मिले हुए हैं, राज्य सरकार के पास कौन से विषय हैं, ये जो सब विषय हैं, जो सब अधिकार क्षेत्र हैं वो संविधान के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, और संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और उनके प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी कि संविधान के अंदर सबके अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं, नियम हैं, और उसी नियमों को पालन करती है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। नेक्स्ट फीचर है संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मौलिक प्रावधान है, जो फंडामेंटल वहाँ पर लॉज बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, उन्हें अकेले जो है केंद्र सरकार नहीं बदल सकती। ठीक है, तो दोनों स्तर की सरकारों की सहमति ज़रूरी है। मान लो देश के लिए कुछ कानून बनाने हैं, कुछ नया कानून, कुछ नया लॉ इम्प्लीमेंट करना है,
तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ऑलरेडी कानून बने हुए हैं उसको वो बदल नहीं सकती, उसके अंदर क्या कर सकती है, संशोधन। ओके, तो संशोधन भी अपने लेवल पर केंद्र सरकार नहीं करेगी, उसे पार्लियामेंट के अंदर सहमति मिलनी ज़रूरी है। जब तक वो पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी नहीं मिलती, यस नहीं होती, तब तक कोई भी नया कानून या कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। हाँ जी, फीचर है 5, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। जो थर्ड गवर्नमेंट का ऑर्गन है जुडिशरी, न्यायपालिका, यानी कि वो न्यायपालिका की क्या ड्यूटी है, संविधान और संविधान के अंदर जो भी व्यवस्था है या जो भी कानून बने हुए हैं उनको फॉलो करवाने की ड्यूटी किसकी होती है, कोर्ट की, जुरिस्डिक्शन की। तो अदालत क्या करती है, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करती है। विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है या राज्य और राज्य के बीच में हो जाता है, तब उनके बीच में जो न्याय है वो कौन दिलवाता है, कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो गई। और ये विवादों का जो है निपटारा करवाती है अदालतें या न्यायपालिका कह सकते हैं हम। 6 फीचर है वित्तीय स्वायत्तता, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। यानी जो टैक्स कलेक्शन है या टैक्स सिस्टम है, तो स्टेट गवर्नमेंट को अलग दिया हुआ है, वो स्टेट के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, उनके ऊपर वो टैक्स इम्पोज करती है। सेंटर जो है पूरे कंट्री के अंदर टैक्स इम्पोज करती है। तो दोनों के जब क्षेत्राधिकार अलग अलग हैं तो उनके इनकम सोर्सेज भी अलग अलग हैं और ये भी संविधान के अंदर लिखे हुए हैं। 7 फीचर हैं, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। जो संघीय शासन व्यवस्था है उसके क्या उद्देश्य हैं, दोहरे, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था जो है के गठन और कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा और उनके नियमों पर सहमति। इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए और अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में ही रहकर कार्य करें। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं और आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। तो ये पावर शेयर का सबसे बढ़िया सिस्टम है कि दोनों जो हैं अलग अलग क्षेत्राधिकार में रहकर काम करें, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए लायबल हों, जिम्मेदार हों। केंद्र और भिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। तो ये व्यवस्था जो है ना, संघ व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें हैं, इसमें जो पावर शेयर है वो हर एक कंट्री का अपना अपना एक सिस्टम है। तो अपने तरीके से पावर को शेयर किया गया है जहाँ पर भी संघीय व्यवस्था है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।